जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, केरल की कुछ समय के लिए राज्यपाल शीला दीक्षित जी ने। तो इनका पिछले साल निधन भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। अगला प्रश्न था कि किस प्लैनेट को हम लोग येलो प्लैनेट के रूप में जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के आपके दो आंसर हो सकते हैं। अब इसीलिए इसका उत्तर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया होता है। तो इसका उत्तर एक तो होगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और दूसरा आपका होगा वीनस यानी कि शुक्र। तो कंप्लीटली डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। गांधी नागरिकता पुरस्कार ये किसके द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई? तो पुर्तगाल के जो पीएम है एंटोनियो कोस्टा, उनके लिए पशु संरक्षण के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के पीएम हैं, उनके द्वारा गांधी नागरिकता पुरस्कार की घोषणा की गई है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसे हम लोग गैरी सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिला था बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और महिलाओं की श्रेणी में ये जो पुरस्कार होता है, इसे हम लोग रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि मिला था एलिसा पेरी को, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि इस समय कौन है? तो इस समय है जेपी नड्डा और वह बीजेपी के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर सिंपली आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, और वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 17 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो पूरी दुनिया से यानी कि वैश्विक स्तर पर दुनिया से गरीबी को समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं या फिर जिन प्रयासों की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और थीम की बात करें तो इस बार की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जो हमारा सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय है उसकी प्राप्ति के लिए एक साथ मिल करके कार्य करना। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें से आपका एक है एंड पॉवर्टी। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे भी यह दिवस आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा? तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष हमारा देश रहा है 94th पोजीशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब पहले आप जानिए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया। तो रिपोर्ट को जारी किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और कुल मिलाकर के 107 देशों के आधार पर इसको जारी किया गया है। इसमें मेजर क्या किया गया है? तो जो हमारा कुपोषण है, वेस्टेड है, स्टंटेड है और मोर्टलिटी रेट है, इस प्रकार के 4 पैरामीटरों के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। तो अपने देश भारत की बात करते हैं तो 2019 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें भारत 102वें स्थान पे था और इस वर्ष भारत आ चुका है 94th पोजीशन पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत की रैंकिंग में वैसे कोई खास सुधार हुआ नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर इस बार जो देशों की संख्या थी उनको कम कर दिया गया था। तो इसीलिए भारत की रैंकिंग आ गई है 94th पोजीशन पर।
तो ये जो हमारी रिपोर्ट होती है इसमें देशों को एक नंबर दिया जाता है, यानी कि 100 में से उसको नंबर मिलता है और उस नंबर के आधार पर उस देश की स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत को यहाँ पर मिला है 29.3, यानी कि ये भारत का स्कोर रहा है और इस स्कोर के साथ में भारत यहाँ पर सीरियस कैटेगरी वाले देशों की सूची में रखा गया है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 107 देशों की इस लिस्ट में हमारा देश 94th पोजीशन पर है और यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में करीब 14% बच्चे ऐसे हैं जो कि बच्चे नहीं, जो मतलब आबादी है हमारे देश की, वह कुपोषण के शिकार है। इसके अलावा जो स्टंटिंग की समस्या है वह भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी मात्रा है 37.4%। स्टंट का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई उस प्रकार से नहीं बढ़ी है जैसी उनकी उम्र है। तो कई बार आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि एज उनकी ज़्यादा हो जाती है लेकिन हाइट जो है वह एज की तुलना में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। तो हम लोगों ने अपना देश देख लिया और हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मुख्य पड़ोसी है पाकिस्तान, ये 88वें स्थान पे है, यानी कि इसकी भी स्थिति हमारे देश से बेहतर है। नेपाल 73वें स्थान पे है, बांग्लादेश 75वें स्थान पे है, इंडोनेशिया 70वें स्थान पे है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं भूख के मामले में उन सभी की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार हमसे अच्छी है। बाकी आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ये तो हमने देख लिया लेकिन पहले स्थान पर कौन है। तो ये आप देख सकते हैं पहले स्थान पर इतने सारे देश हैं। कितने सारे देश हैं? तो 1 से लेकर के 17 तक की जो सूची है इसमें कई सारे देशों को शामिल किया गया है, जैसे कि बेलारूस है, बोस्निया हर्जेगोविना है, ब्राज़ील है, चिली है, चाइना है। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत इसमें 94th पोजीशन पे रहा है, जो कि इससे पहले 2019 में 102वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने तीसरी सभा के दौरान कल्पना चावला अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी तीसरी महासभा का वर्चुअली आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में हुआ क्या था? तो इस आयोजन में हमारा देश भारत एक बार फिर से अध्यक्ष बन गया था और जो हमारा परम मित्र देश है यानी कि फ्रांस, वो इसका बन गया था उपाध्यक्ष अगले 2 वर्षों के लिए। लेकिन अब इसी सभा के दौरान 3 नए पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है और घोषणा के साथ साथ उन पुरस्कारों का वितरण भी किया गया है। तो पहला आपका है कल्पना चावला अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है 3 लोगों को, डॉक्टर भीम सिंह हैं, आयशा अलनौमी हैं और मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा वाले सीएम हैं। तो इन 3 लोगों को कल्पना चावला अवार्ड दिया गया। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी है विश्वेश्वरैया अवार्ड की। इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में महेंद्र जैन को मिला है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को मिला है, इसके अलावा यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को यह पुरस्कार मिला है। फिर एक और पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है दिवाकर अवार्ड। क्या नाम है? दिवाकर अवार्ड। तो दिवाकर अवार्ड मिला है हरियाणा की अर्पण सोसाइटी और एमपी की आरओसी सोसाइटी को। तो पहली बार इन प्रकार के पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो थोड़ा सा आपको इस पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग आईएसए की बात करते हैं तो 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है हरियाणा के गुरुग्राम में और महानिदेशक कौन है? तो उपेंद्र त्रिपाठी इसके महानिदेशक हैं। सदस्य देशों की संख्या है 70 और इसके फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर करने वाले देशों की संख्या है 88। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ई स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता हमने कर लिया है नीदरलैंड के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब भारत सरकार के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई थी। मिशन का नाम क्या था? तो इसका नाम था राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और इसी के अंतर्गत ये समझौता किया गया है। लेकिन समझौते के पूर्व जो हमारा दूतावास है नीदरलैंड में, उसके द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो ये जो पूरा वेबिनार था वह पूरी तरीके से डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के ऊपर ही आधारित था, यानी कि किस प्रकार से डिजिटली हम लोग स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये आधारित था और उसी दौरान ये समझौता हुआ है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, राजधानी है एम्स्टर्डम में, मुद्रा यहाँ की है यूरो और अभी नीदरलैंड में हमारे नए राजदूत बने हैं
उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो नीदरलैंड की लोकेशन आइए देखते हैं। ये है हमारा पूरा यूरोप महाद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं। तो यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा नीदरलैंड देश, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आपको ध्यान रखना है कि लग्जमबर्ग जो एक छोटा सा देश यहाँ पर है, उसके साथ में नीदरलैंड सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ इस समय बिल्कुल लगा हुआ है मिसाइलों के परीक्षण करने में, और इसी क्रम में इन्होंने पिछले 40 दिनों में लगभग ये 11वीं मिसाइल थी जिसका परीक्षण किया है। तो परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? तो उड़ीसा में आपको मिलेगा बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के तट के पास में बालासोर, और बालासोर में है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहां पर डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया गया। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब मिसाइल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी किसी मिसाइल का नाम आए तो आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी होती हैं। पहली कि वह किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये हमारी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से ही सतह पर किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी 2 की, तो यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। तो रेंज इसकी है 250 से 350 किलोमीटर। और इसे बनाया किसने है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा और विकास संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले रूस डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण किया गया। फिर किया था अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट, जो कि एक ड्रोन था। फिर आपकी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी कि LGATGM का परीक्षण किया गया। फिर पृथ्वी 2 का इन्होंने किया था 23 सितंबर को ही। फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया। उसके बाद में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया। फिर सौर्य मिसाइल का किया। उसके बाद में स्मार्ट का किया, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का किया। फिर किया था एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम था रुद्रम। और इससे पहले ये लोग कर रहे थे, क्या नाम है, निर्भय का। तो निर्भय जो कि भारत की पहली क्रूज मिसाइल है, इसका परीक्षण कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण इसका परीक्षण बीच में रोक दिया गया था। अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की घोषणा की है? यानी कि अगर इस राज्य में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और उनमें लोगों की संख्या होती है 100, यानी कि 100 लोगों को नौकरी मिलनी है, तो 33 नौकरी यहाँ पर दी जाएगी महिलाओं को। ये यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और ये फिक्स किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा एक नया आप कह सकते हैं विधेयक लाया गया, जो कि अब कानून बन चुका है। तो इसका नाम है पंजाब सिविल सर्विसेज नियम महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण 2020। और इसके अंतर्गत समूह ए से लेकर के, यानी कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी की जो भी नौकरियां होंगी पंजाब राज्य में, वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना आई थी, प्राइड ऑफ पंजाब पहल की शुरुआत की गई, IIT रोपड़ के साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए समझौता किया पंजाब सरकार ने, बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा था, गोवा पंजाब ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। 2022 कॉमनवेल्थ तीरंदाजी जो है इसका आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में, और 750 ग्रामीण स्टेडियम बना रही है पंजाब राज्य की सरकार। ये सारी चीजें आपको पंजाब से ध्यान रखनी है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि यहाँ पर इस वर्ष कुल मिलाकर के 3 नई रामसर साइटें आई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़ में है, राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, मुख्य न्यायाधीश कौन है तो रविशंकर झा है, उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में। मंदिर एक जो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है आपका गोल्डन टेम्पल। त्योहारों की बात करते हैं तो होला मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी और गुरुपूरब यहाँ के त्यौहार हैं। नाइगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मिलेगी, हर की आर्द्रभूमि है, केशवपुरम यानी कम्युनिटी रिजर्व है, ब्यास कम्युनिटी रिजर्व है, नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
और रोपड़ वेटलैंड है और ये सारे आपके रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2020 में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपको मैंने बताया था कि रजनीश कुमार जी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, वह इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे। तो अब रजनीश कुमार जी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो चुका है और उनके स्थान पर एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश खारा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हमारे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे तो ये पद भी यहाँ से इनका समाप्त हो गया। तो इस पद पे नए व्यक्ति की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है राज किरण राय। क्या नाम है? राज किरण राय। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं राज किरण रॉय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको बता दूं कि जो एसबीआई के अभी नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश खारा, तो दिनेश खारा इसके बन गए हैं उपाध्यक्ष। किसके? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के। और भारतीय बैंकिंग संघ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो भी बैंक हैं या इस प्रकार के बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन सभी का एक समूह है। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1946 को हो गई थी। मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र के मुंबई में। और सीईओ कौन है? तो सुनील मेहता इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स ने वाहनों को फाइनेंस करने के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने कर लिया है एचडीएफसी बैंक के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल जब ये लॉकडाउन हो गया पूरे देश में तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, लोग खा लें वही बहुत था। तो इसीलिए जो हमारी इस प्रकार की कंपनियां थीं उनके यहाँ पर वाहनों की बिक्री में कमी आ गई और इस प्रकार से जो वाहनों की बिक्री में कमी आई थी उसको बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स के द्वारा दो नई योजनाओं की घोषणा की गई। तो एक योजना थी ग्रेजुअल स्टेप अप स्कीम और दूसरी थी टीएमएल फ्लेक्सी ड्राइव स्कीम। तो स्कीम में क्या है ये आपको नहीं ध्यान रखना है, बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी गाड़ियों को फाइनेंस किया जाएगा और यहाँ पर जो टाटा की कंपनी की कार्स होती हैं या फिर एसयूवीज होती हैं उन सभी के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी और इसमें फाइनेंस करने वाला बैंक होगा एचडीएफसी बैंक। तो काफ़ी सारी छूट यहाँ पर दी गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। बाकी अगर टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो मुख्यालय है इसका मुंबई में और ग्वेंटर बसेक इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा मुंबई में ही और इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि तमस आजान जो कि इसके अध्यक्ष थे उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे जिसके कारण उन्होंने दे दिया था इस्तीफा। तो उसी समय से वहां पर एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन अब अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है यहां पर डॉक्टर माइकल ईरानी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिएगा, नाम इनका है डॉक्टर माइकल ईरानी, लेकिन ये ईरान देश के नहीं है, ये है ग्रेट ब्रिटेन के और अब ये अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अगले अध्यक्ष होंगे। और स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो तमस अजान का स्थान लिया है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करते हैं तो बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है वहां पर इसका मुख्यालय है। भारत व किस देश के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ है चिली देश के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब शामिल हुए थे और इस दौरान चिली ने यह घोषणा की कि हम लोग मुंबई में अपनी एक काउंसुलेट जनरल खोलेंगे। तो जिस प्रकार से एम्बेसी होती है कुछ उसी प्रकार की सुविधाओं वाला होता है काउंसुलेट। अब अगर हम लोग एम्बेसी की बात करते हैं तो एम्बेसी आपका मिलेगा दिल्ली में, लेकिन हमारा देश काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मान लीजिए कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है और उसको एम्बेसी में जाने की जरूरत पड़ी तो फिर उसको वहाँ से आना पड़ेगा सीधे दिल्ली में। तो इसीलिए चिली के द्वारा मुंबई में इस प्रकार की एक काउंसुलेट जनरल खोली जाएगी। बाकी चिली की बात करते हैं तो इसकी राजधानी सेंटियागो में है, मुद्रा यहाँ की है पेसो और राष्ट्रपति यहाँ के सेबेस्टियन पिनेरा। और ये आप देख सकते हैं चिली देश की लोकेशन जो कि अर्जेंटीना के साथ साथ बोलीविया और पेरू के साथ में अपनी सीमा साझा करता है।
दक्षिण अमेरिका देश की जब बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो हमारे लैंड लॉक कंट्री हैं। एक का नाम है बोलीविया, एक का नाम है पराग्वे। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं बीपी से, यानी कि बोलीविया और पराग्वे दो इसके लैंड लॉक कंट्री हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता व जागरूकता के लिए कपिला कलाम प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कपिला कलाम जो प्रोग्राम है यह मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए है। अब ये किस प्रकार की जागरूकता है? तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे आविष्कार किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी आविष्कार किया जाता है तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या फिर उस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा उसका पेटेंट करवाया जाता है, और ये जो पेटेंट होता है वह आपके बौद्धिक संपदा के अंतर्गत होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है। तो हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत और आगे ले जाने के लिए यहाँ पर बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कपिला कलाम प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसे लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी घोषणा की गई कि 15 से लेकर के 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता वीक भी मनाई जाएगी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक। तो ये आपकी मनाई जाएगी 15 से लेकर के 23 अक्टूबर तक। और इसी दौरान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसको जारी किया गया, और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0 भी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कांग्रेस पार्टी के नेता और वर्तमान में सांसद, इसके अलावा प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब शशि थरूर की बात करें तो इनकी एक पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका नाम था व्हाई आई एम हिंदू, यानी कि क्यों मैं हिंदू हूं। तो इसी पुस्तक का आप कह सकते हैं यह एक आगामी संस्करण है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बाकी शशि थरूर की बात करते हैं तो इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी है, और इनकी जो इंग्लिश है वह तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ही, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो एक पुस्तक इनकी थी द इरा ऑफ डार्कनेस। तो इस पुस्तक के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले साल साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए इन्हें मिला था। द ग्रेट इंडियन नावल इन्होंने लिखा है, द पैराडॉक्सल पीएम इन्होंने लिखा है, इन ग्लोरियस एम्पायर इन्होंने लिखा है। बाकी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। बाकी चलते चलते आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। बिहार के एक पंचायती राज मंत्री हैं जिनका नाम है कपिल देव कामत। तो हाल ही में अभी इनका निधन हो गया है। ग्रीन बेस ने 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में तमिलनाडु राज्य की सरकार के साथ में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए एक समझौता किया है। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके अभी नए महानिदेशक बन गए हैं कौन? SS देसवाल जी। अनूप कुमार सिंह का इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि कार्यकारी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसने 16 अक्टूबर को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। और जम्मू और कश्मीर की सरकार के द्वारा माई टाउन माई विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये रहा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें, इनसे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कल किसी ने कमेंट किया था कि ये जो इतने सारे करंट अफेयर्स होते हैं या इतने ज़्यादा जो आपके टॉपिक वाइज होते हैं, इन सबको याद कैसे किया जाए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले कम से कम 5 बार आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। कितनी बार? 5 बार पढ़ के जाना है। अब उसको आप वीडियो के फॉर्म में पढ़ते हैं, PDF से पढ़ते हैं, ऑडियो से पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य रूप से आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप जब भी परीक्षा में अपीयर हो तो करंट अफेयर्स कम से कम 5 बार आपको पढ़ा होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 3-4 मिनट वीडियो ही देखते हैं, तो वो उनकी तैयारी कैसी है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उनको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कम से कम 5 बार आपको पढ़ के जाना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, फुटबॉल के एक मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सबसे अधिक बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप विजेता देश कौन सा है? और 2019 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है यह किसको दिया गया था?
तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं, और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिफेंस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।